नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। 7 अगस्त को INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक होने वाली है। 7 अगस्त को यह बैठक होगी। राहुल गांधी के आवास पर होगी बैठक। कई मुद्दों पर नेता मंथन करने वाले हैं। SIR, ऑपरेशन सिंदूर जैसे वो तमाम मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। फर्जी वोटर, अमेरिकी टैरिफ पर भी होगा मंथन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा विस्तार से की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। INDIA ब्लॉक लगभग हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहा है और इस बीच देखिए कई मुद्दों को लेकर के नेताओं के बीच मंथन होगा, जिसमें INDIA ब्लॉक के तमाम नेता, तमाम पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुलाकात होगी, बात होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ तक हर मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने गृहनगर भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्यतम स्वागत किया गया। भारत माता की जय के नारों और फूल मालाओं के साथ समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन इस स्वागत समारोह के दौरान साध्वी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और सियासी पारा हाई कर दिया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवाद और मुसलमानों को लेकर कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा कि हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। पूछ पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और फिर कपड़े उतरवा कर परीक्षण करके मारा गया। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित हो चुका है, ये प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगली खबर का रुख करेंगे, क्योंकि प्रयागराज क्षेत्र में गंगा और यमुना दोनों जो प्रमुख नदियां हैं संगम की, उनमें एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रौद्र रूप दोनों ही नदियों ने धारण कर लिया है और दोनों नदियों के रौद्र रूप की वजह से 1978 जैसे भयावह हालात बन गए हैं। बाढ़ जैसी स्थितियों की आशंका जताई जा रही है। इस बीच दोनों प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे शहर के निचले इलाकों में संकट गहराता जा रहा है। तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन के हिसाब से प्रयागराज के लिए खतरे का जो जलस्तर का लेवल है वो 84.734 मीटर निर्धारित है, जबकि मौजूदा स्थिति में इससे कहीं ज्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी है। आपको बताते चले कि रविवार को सुबह 12 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 85.68 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर है। खबर रुड़की के रामनगर से है, जहां पर शातिर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में रामनगर के गली नंबर 6 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने दिन दहाड़े एक युवक ने साइकिल चुराई और 9-2-11 होगा। आपको बता दें कि जब बच्चा कोचिंग सेंटर से बाहर आता है और देखता है कि उसकी साइकिल गायब थी, इधर उधर अपनी साइकिल को खोजने लगता है। उसके बाद जब उसे साइकिल नहीं मिलती तो आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, जांच होती है। CCTV कैमरों में देखा गया कि लाल टी-शर्ट में घूमता व्यक्ति साइकिल लेकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि यह घटना एक दिन की नहीं है, बल्कि कई बार ये शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। घटना की जानकारी देते हुए सुकेश शाही ने पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। तो वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा। जनपद बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में ड्रोन की झूठी अफवाह फैलाकर भय फैलाने वाले आधा दर्जन लोगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल असामाजिक तत्वों ने ड्रोन उड़ने की झूठी सूचना फैलाकर ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा कर दिया। तो वहीं पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करके जेल की हवा खिलाई है। गिरफ्तार किए गए तमाम आरोपी बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि पुलिस अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर NSA लगाने की तैयारी भी कर रही है।
दिनों में रात के समय में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में पुलिस ने सभी ऐसे मौक़ों पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की। जांच में किसी भी ऐसी सूचना पर ड्रोन उड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। कई जगहों पर खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और अन्य कुछ जगहों पर लाइट वाली पतंग उड़ने की बातों की पुष्टि हुई है। इस संबंध में सभी बागपत के सम्मानित नागरिकों को अवगत यह कराना है कि कृपया इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये सभी चीज़ें आपको दिन में भी दिखाई देती। इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ऐसे सभी व्यक्ति जो अफवाह फैलाना चाहते हैं और असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करेगी। ज़रूरी पड़ने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप सभी को बागपत पुलिस की तरफ से अनुरोध यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो समाज में भय कारित करना चाहते हैं, एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं, उनकी सूचना आप तत्काल पुलिस को दें। बहुत सारे मामलों में विभिन्न थानों से बागपत पुलिस ने ऐसे कई सारे तत्वों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा है और भविष्य में भी यदि कोई ऐसी घटना आती है तो तत्काल ऐसी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की किसी भी सूचना पर डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना। कानपुर में टूटी सड़क पर सपा कार्यकर्ताओं ने धान की फसल रोक दी। फसल लगाकर जर्जर सड़क के खिलाफ आक्रोश जताया है। दरअसल लंबे समय से रामगोपाल चौराहे से जरौली स्थित आनंद साउथ सिटी तक सड़क टूटी हुई है। साइकिल सवार छात्रा के पानी में गिरने के बाद पिता ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं का लंबे समय से आरोप है कि सड़क टूट चुकी है। गौरतलब है कि PWD की लापरवाही छिपाने के लिए सड़क आपको बता दें कि पीली मिट्टी इस पर डाल दी गई, जिससे बारिश में लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आक्रोश जताते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरीके से सड़कों पर धान रोपी है और कहा है कि सड़क अगर ठीक समय से नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये जो मार्ग है जिस पे हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, धान रोपने का काम किया, ये मार्ग ऐसा है कि झांसी कानपुर जो हाईवे है वो हाईवे हमीरपुर हाईवे को जोड़ने का काम ये लिंक रोड है। इस लिंक रोड में अभी आपने कल भी देखा होगा कि कल एक बिटिया यहाँ पर गिर गई थी, स्कूल से आते वक्त काफी ज्यादा चुटाई हो गई। मेरे द्वारा एक सप्ताह पहले चीफ इंजीनियर PWD को अवगत कराया गया था कि ये सड़क में लाखों की तादाद पर गड्ढे हैं, इसको क्या नाम अविलंब गड्ढा मुक्त कराने के हेतु इसमें कुछ कार्य कराया जाए, परंतु कार्य नहीं कराया गया, जिस कारण आज हम सभी लोग यहाँ पर समाजवादी युवजन सभा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जितने भी नौजवान साथी। झांसी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा किया। शातिर चोर को सोने चांदी के आभूषण नकदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 अगस्त को एक सोने मकान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घर से लाखों के जेवरात के साथ नकदी चोरी कर ली गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने शहर कोतवाली पुलिस से की थी। तो वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। झांसी थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा सारीय काम किया। आपको बता दें, कल विगत एक मकान में कल चोरों ने एक घर में सोने मकान में चोरी में 5 से 7 लाख का सामान चोरों ने हाथ साफ किया। हाथ साफ करने के बाद जब मकान मालिक ने घर पहुंचे, मकान मालिक को देखा तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन चालू कर दी। आसपास के CCTV कैमरे खंगाले। हमारे साथ जो जिनके घर में चोरी हुई पीड़ित खड़े हुए, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने 24 घंटे अंदर खुलासा किया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप नामदेव है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ कल घर में मेरी चोरी हो गई दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में। मैं श्रीमती हमारी पड़ोस में गई थी, जब लौट के आई तो देखा कि दरवाजे खुले थे और अलमारी खुली पड़ी थी, सामान बिखरा पड़ा था। लगभग कितने की चोरी होगी? लगभग 4 से 5 लाख की चोरी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर सर मैंने 2 बजे फ़ोन लगाया हाल के हाल 112 पे, तुरंत 15-20 मिनट में सारे टीम आ गई है और सर 5 से 6 घंटे के अथक प्रयास से उनके, और रात को एक ही दिन में सारी खुलासा हो गया चोरी का। आप मानते हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है? सिंघम को फेल कर दिया सर इन्होंने, फिल्मी इंडस्ट्री को फेल कर दिया सर। मेरा पुलिस को सलाम है सर कि इतना साहसिक कार्य और इतना बहुत जल्दी कार्य किया है इन्होंने
कि बहुत खुशी है मुझे। आप मानते हैं कि योगी मानते हैं। सरकार में जो इस तरीके के पुलिस अच्छा काम कर रही है, तत्काल घटनाओं को खुलासा कर बहुत रही है? क्राइम रुका हुआ सर, हम लोग इसी के लिए बिल्कुल आराम से शहरी आराम से काम कर रहा है, रात को दिन में कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हमारे साथ पीड़ित जिनकी आज चोरी हुई, आपको बता दें, इनका कहना है ये थाना कोतवाली पुलिस को और योगी पुलिस को सलूट किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही पुलिस ताबड़तोड़ लगातार आप देख रहे हैं कि इनकाउंटर से लेके जितनी घटना घटित होती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घंटे के अंदर उनकी चोरी का खुलासा किया है। चोर को पकड़कर माल बरामद भी कर लिया गया है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। विश्व शतरंज प्रतियोगिता विजेता ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख का नागरिक सत्कार सुरेश भट्ट सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने खेल क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी है। खिलाड़ी बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार, विदेशी कोचेस का मार्गदर्शन जैसी चीजें आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिव्या ने कम उम्र में ध्यान भटकने नहीं दिया और लक्ष्य पर केंद्रित रखा अपना ध्यान। शतरंज में एकाग्रता और सजगता दोनों जरूरी होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्या को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। लखनऊ में बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रमुख नेताओं से लेकर जिलाध्यक्षों और मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित की गई इस बैठक में आगामी महीनों में होने वाले विभिन्न आयोजनों, चुनावी रणनीतियों और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों को लेकर चर्चा की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष कुमार। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की आज सबसे अहम बैठक बुलाई गई। ये बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखी गई थी, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो मौजूद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के मंथन किया गया। साथ ही साथ 26 के चुनाव को लेकर के नई रणनीतियां बनाई गई हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको भी लेकर के चर्चाएं की गई हैं। हालांकि बैठक 2 चरणों में बैठक रखी गई थी। पहला चरण जो है वो खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक से जा चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष अभी भी बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि अब बीजेपी के जो संगठन के लोग होंगे, यानी कि जो कार्यकर्ता होंगे, जो विधायक होंगे, उनके साथ बैठक रखी गई है। तो कई अहम चीज़ों पर आज चर्चा की जा रही है। कहा यह जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर सकती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश पुलिस को हर प्रकार से समृद्ध करने का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष वरीयताओं में यानी कि प्राथमिकताओं में से एक है और इसी को और ज्यादा मजबूत करने के क्रम में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के बाद यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के लिए चयनित 1,494 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस मौके पर टेलीकॉम डीजी आशुतोष पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता आशीष वर्मा ने। सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष पांडे जी हैं। सर, कैसे देखते हैं आज एक बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और रेडियो विभाग के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य किया है। इतनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार रेडियो कर्मियों की भर्ती हो रही है, जिसमें हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर, सहायक परिचालक और हमारे जो कर्मशाला कर्मचारी हैं, वर्कशॉप हैंड, इनकी भर्तियां हुई हैं। और ये पुलिस रेडियो विभाग की रीढ़ हैं। मतलब कि जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है, सूचनाओं को भेजा जाता है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है,
जो अपराधियों की धरपकड़ में, एक्सीडेंट में जो पुलिस फोर्स को त्वरित सूचना देते हैं और कार्रवाई होती है, जिससे समाज को बहुत फ़ायदा होता है। तो एक टेक्नोलॉजिकल बेस को सरकार ने उठाया है और इसके अलावा जो पहले एनालॉग सिस्टम हुआ करता था, अब पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर है और शेष जनपद जो हैं उनको भी हम इस वर्ष पूरा का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम डिजिटलाइज करेंगे। कहा ये जा सकता है यूपी विभाग अगर देखा जाए तो रेडियो मुख्यालय की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि रेडियो मुख्यालय पे जो भी सूचना आती है वो पुलिस मुख्यालय जाती है। ऐसे में अब नई टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, किस तरीके से जो नियुक्ति दी गई है आज, ये किस तरीके से काम करेंगे, इनको किस तरीके से ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, इनके लिए क्या रहेगा? इनके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में इनको जो डिजिटल बेस है उस पर मजबूत किया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा एनालॉग से हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो और भी जो सरकार के द्वारा जारी किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ई ऑफिस है, मानव संपदा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उस सारे में इन लोगों की ट्रेनिंग होगी और विशेष रूप से जो सूचनाओं का संप्रेषण है उसमें इनकी कार्य क्षमता और योग्यता को हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीजी दूरसंचार प्रवीण कुमार जी, जिनका कहना है कि आज बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इनकी अब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद इनको डिजिटल तरीके से काम किया जाएगा। लखनऊ में आशीष कुमार बरवा, प्राइम न्यूज़।